बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मून एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है एप्टीट्यूड टेस्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। ये सेकंड मॉड्यूल भी है हमारा। इसके टोटल 6 मॉड्यूल थे, जिसका पहला मॉड्यूल हमारा हो चुका है और उसका लेक्चर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसका हमने टेस्ट भी किए हैं और उम्मीद है काफ़ी उसमें प्रैक्टिस हो गई होगी। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये एप्टीट्यूड का पोर्शन सारा मुकम्मल होगा तो फिर इंशाल्लाह दोबारा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें इंशाल्लाह मैं आपको जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं या जो मैंने टेस्ट आपको लोगों को दिए हैं उनकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक है मॉड्यूल 2 फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। ये हमारे पास टोटल 8 टॉपिक हैं। बेसिकली ये 3 से 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें इसकी फर्दर जो है ना डिवीजन की गई है। सबसे पहले देखिए हमारे पास है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन से मुराद है कॉमन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो तरह की होती हैं, एक कॉमन फ्रैक्शन होती है, एक डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो कॉमन फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और फर्दर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे फ्रैक्शंस की। डेसिमल फ्रैक्शंस देखेंगे, फर्दर इसकी भी टाइप्स पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम या शायद उससे भी लास्ट टाइम जो है ना फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। शायद वो कॉमन फ्रैक्शन थी तो उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, या डेसिमल में थी उसको हमने कॉमन में करना था, या इस तरह का परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये मिक्स इस तरह का कोई क्वेश्चन था। जी आप ना दोबारा इसको ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ मेरे पास आपके सामने सबको नज़र आ रहा होगा। जी जी दोबारा रीज्वाइन करें। मैं चलें इसको ना दोबारा देख लेता हूँ। स्टॉप शेयरिंग करने के बाद दोबारा शेयर करता हूँ ताकि किसी के पास मज़ीद कोई इशू ना आए। अब इसके बाद हम डेसिमल फ्रैक्शंस देखेंगे, फिर डेसिमल फ्रैक्शंस की भी फर्दर टाइप्स हैं। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखनी है फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस के दरमियान। अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना कॉमन फ्रैक्शन की, इसको हम फ्रैक्शन बोल देते हैं, और डेसिमल फ्रैक्शंस की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम डेसिमल्स बोल देते हैं। इसके बाद है हमने कंपेयर करना है और इनको ऑर्डर करना है फ्रैक्शंस को। जी बाकी सबके पास तो इशू नहीं है, सबके साथ देखें, चेक करें सबको शो हो रही है बाकी सबको, क्योंकि नेट का इशू भी हो सकता है ना, इस वजह से भी शो नहीं होती कुछ लोगों को। इसके बाद है जी परसेंटेज बेसिक्स। अच्छा, अब ये जो 4 टॉपिक है ना हमारे पास 13 से लेकर 16 तक, यहाँ तक, ये बेसिकली एक ही टॉपिक है, यानी फ्रैक्शन वर्सेस डेसिमल्स। फिर उसकी कन्वर्जन है, फिर उसकी उसका कंपैरिजन है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है परसेंटेज बेसिक्स एंड परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 और 18 ये दोनों एक ही टॉपिक है, यूँ समझ लें। ये यहाँ पे हम 17 में इसकी बेसिक्स देखेंगे और 18 में हमने परसेंटेज इंक्रीज जब होगी उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर परसेंटेज डिक्रीज हुई है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी एक ही टॉपिक होता है, यूँ समझ लें रेशियो वर्सेस प्रोपोर्शन, यूँ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा है टॉपिक नंबर 13 फ्रैक्शंस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। जो फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है एक मुकम्मल अदद के कुछ हिस्सों को। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक रोटी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ब्रेड है, रोटी है, उसके हम 3 हिस्से करते हैं या 2 हिस्से करते हैं। अगर मैं 3 हिस्से करूँगा तो उसके टोटल पार्ट्स बन जाएंगे 3, तो बटे में हम लिखेंगे 3। उसमें से हमने कितने हिस्से खा लिए, अगर एक हिस्सा खा लिया तो हम कहेंगे जी 1/3 जो है मैंने खा लिया। ठीक है, अगर 2 हिस्से खाएं तो फिर हम कहेंगे 2/3 हमने खा लिया। ठीक है, अब ये जो कॉमन फ्रैक्शन, इसका दूसरा नाम कॉमन फ्रैक्शन भी है, जिसको हम उर्दू में कसरे आम कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं।
अब इसकी निशानी क्या है, कॉमन फ्रैक्शन की क्या निशानी है और डेसिमल की क्या निशानी है। कॉमन फ्रैक्शन की निशानी है कि दरमियान में इसके बार होता है, जो दो नंबर ऊपर नीचे होते हैं उनके दरमियान में क्या होता है, एक बार होता है। इसको हम अददी ख़त भी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम इसको बार कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे न्यूमिरेटर, उर्दू में कहते हैं शुमार कुनिंदा, ताकि मैं उर्दू में बताता जो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, शुमार कुनिंदा। और डिनोमिनेटर यानी मखरज। अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ, शुमार कुनिंदा को आपने या न्यूमिरेटर को आपने इस तरीके से याद करना है जैसे हमारा जिस्म है। अब जिस्म का जो हमारा सर वाला हिस्सा है इसको आप न्यूमिरेटर तस्वर करें, ठीक है, यानी गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आप न्यूमिरेटर के तौर पे इसको याद रखें, और जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है इसको आप डिनोमिनेटर के तौर पर, उर्दू में इसको हम मखरज कहते हैं, इसके तौर पर याद रखें। यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको न्यूमिरेटर शुमार कुनिंदा, और नीचे वाला जो है उसको डिनोमिनेटर। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है जी, जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, काइंडली वो दोबारा इसको रीज्वाइन कर लें। अब ये एग्जाम्पल है मेरे पास 3/5, ठीक है ना, ये वाली एग्जाम्पल है 3/5। अब इसमें मेरे पास जो 3 है ये मेरे पास क्या है, ये न्यूमिरेटर है, इसको मैं इससे ज़ाहिर करूँगा, ठीक है, ये न्यूमिरेटर है, इससे मिला रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर है। इसको मैं मज़ीद जो है ना आप लोगों के लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ एरो के सिंबल से, ठीक है। ये जो 3 है ये मेरे पास क्या है, न्यूमिरेटर है, और ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर है। और यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास न्यूमिरेटर क्या है, यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर इसमें क्या है 5 है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई चीज़ है उसके टोटल 5 हिस्से हैं, या यूँ समझ लें कोई फ्रूट ले लें आप, सेब ले लें, केला ले लें, ठीक है ना, माल्टा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो उसके फ़र्ज़ कर लें हमारे पास टोटल 5 ऑरेंजेस हैं, उसमें से 3 जो हैं मैंने खा लिए हैं या 3 मैंने तकसीम कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 3/5, यानी मेरे पास टोटल 5 थे और 3 मैंने खा लिए। या इसकी आसान एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है उसके 5 मार्क्स हैं टोटल, तो उसमें से आपने कितने लिए, वो 3 मार्क्स लिए हैं, तो 3/5 यानी 3 आउट ऑफ 5 ये इक्वल पार्ट्स, यानी 5 हमारे पास इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से मैंने 3 हिस्से लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें से मैंने 3 नंबर लिए। तो ये इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो ऊपर वाला शुमार कुनिंदा और नीचे वाला मखरज। अब ये जो शुमार कुनिंदा और मखरज है इसी की बुनियाद पे हमने इसकी फर्दर टाइप्स पढ़नी है। 3 तरह की टाइप्स होती हैं बेसिक, ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। इसकी 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर, और एक होती है कंपाउंड या मिक्स्ड भी कहते हैं उसको। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिरेटर है वो स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, वो लार्ज होगा। जैसे अब 3/5 था, इसमें देखें न्यूमिरेटर क्या है, स्मॉल है, छोटा नंबर है, और डिनोमिनेटर 5 ये बड़ा नंबर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं, 2/5, 4/7। अब देखें बटे में जो नंबर है वो बड़ा है, और जो शुमार कुनिंदा या बटे से ऊपर जो नंबर है वो छोटा है। तो ये क्या हमारे पास आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक बात याद रखनी है कि जब भी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि जब हम इसको डेसिमल में लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 से लेस आएगी। तो वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये भी आपने याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम गैर वाजिब कसर उर्दू में कहते हैं, प्रॉपर को वाजिब कसर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि न्यूमिरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल होगा, ठीक है, न्यूमिनेटर या उसके से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे 7/4, 9/5। अब देखें न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है 7/4 में। इस तरीके से 9/5 में भी आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब देखें जब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, जैसे फर्ज कर लें ये 7/4 था, इसको मैं लिखता हूँ 7/7। तो 7/7 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब भी वैल्यू आएगी या 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग बनती है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग बनती है। देखिए यहाँ पर ना आपका इंटरनेट का इशू होगा, मेरे पास देखें प्रॉपर स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ,
आप इस तरह करें, इसका एक आसान तरीका होता है, जब इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप इसको ना मोबाइल को फ्लाइट मोड में लेकर जाएं, ठीक है ना, कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए, फिर उसको दोबारा जो है फ्लाइट मोड को ख़त्म करें, फिर नेट को कनेक्ट करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अक्सर ऐसे होता है। इसके बाद है कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, ये एक होल नंबर यानी मुकम्मल नंबर और फ्रैक्शन का जो है ये कम्बिनेशन होती है, ठीक है, मजमुआ होती है, यूं समझ लें। अब कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 1/3, ये हमारे पास क्या है 2 1/3। अब इसके दो मुकम्मल हिस्से हैं और जो थर्ड हमारे पास था उसके हमने 3 फर्दर हिस्से किए और उसमें से एक हमारे पास पार्ट है 2 1/3। अब जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, क्योंकि पीछे जो लास्ट हमने टेस्ट लिया तो उसमें अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना था और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में थे, तो उसको पहले आपने इम्प्रॉपर बनाना है। ये याद रखें, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, प्रॉपर कभी भी नहीं आएगी। तो इसका तरीका ये है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर 3 है और होल पार्ट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है उसमें आपने ऊपर वाला जो शुमार कुनिंदा या न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर देना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6, 6 + 1 7, 7 बटे में 3। आपने जो बटा है या जो डिनोमिनेटर मखरज है उसको नहीं छेड़ना। ये देखें यहाँ पर तरीका लिखा हुआ है 2 × 3 + 1। अब देखें जो बुड मास रूल था उसको फॉलो करने आपने, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन है। 2 × 3 6 + 1 7, 7/3। ये हमारे पास क्या आएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। मिक्स्ड को हमने या कंपाउंड को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब ये जो टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई ना, ये बेसिक टाइप हैं, इसकी 3 जो है ना बेसिक्स टाइप हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उसमें से कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिरेटर 1 हो, जिसका शुमार कुनिंदा यानी बटे के ऊपर वाली रकम जो है वो 1 हो। अब आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्रैक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें ये आपसे एक एक दी गई होगी, आपने उसको बताना है। अब देखें, अब इसका जो शुमार कुनिंदा है सबका वो 1 1 है तीनों में, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। अब यूनिट फ्रैक्शन के अलावा ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर एज वेल एज यूनिट फ्रैक्शन, तो फिर वो क्या होगी 1/2, 1/5, 1/9, ये प्रॉपर भी हैं। इसके बाद है इक्वल एंड फ्रैक्शंस। अब यहाँ फ्रैक्शंस का वर्ड है, प्लूरल है, तो इसमें 2 होंगे, पेयर होंगे, ठीक है, कम से कम 2 होंगे, मैक्सिमम 3 4 कुछ भी हो सकती हैं। अब देखें, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, एक है 2/4 और एक है 3/6। अब इक्वलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं कि जब हम उन सब को सिंप्लीफाई करें तो वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखें 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की। 2/4 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आएगा आंसर 1, 4 को 2 पे करेंगे आंसर आएगा 2, 1/2। इस तरीके से 3/6 है, इन दोनों को हम 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 3 पे करेंगे 1 आएगा, 6 को 3 पे करेंगे 2 आएगा, तो 1/2। तो ये तीनों की तीनों क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। वहाँ पर क्वेश्चन जो होगा वहाँ पर उन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, आपने ये चेक करना है कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ आया कि ये इक्वल बनती हैं कि नहीं बनती। अब इसका आसान तरीका जो होता है सिंप्लीफाई करने का फ्रैक्शंस को, वो आगे बताया जा रहा है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। अब देखें, अब ये अब आपको HCF निकालना पड़ेगा और ये काफ़ी जो है ना आपके लिए टाइम टेकिंग भी हो सकता है। जैसे 18/24 है, वैसे तो ये होता है कि छोटे से छोटे नंबर पर इसको हमने डिवाइड करना होता है, फिर इस तरह चलते जाते हैं और ये लंबी जो है ना सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। इसका आसान हल ये है कि इनको आपने HCF पे डिवाइड करना है। अब कैसे निकालेंगे HCF, फिर आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसका आसान तरीका ये है, ये देखना है कि 18 और 24 किस कॉमन नंबर पे, मैक्सिमम नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। अब देखें, जैसे 6 है, 6 18 को डिवाइड कर सकता है, 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो जब 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 24 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। 18 को 6 पे करेंगे 3 आएगा, 24 को करेंगे 4 आएगा। तो ये इसका आसान तरीका है।
हाँ, वो डिवीजन वाला इजी मेथड है, आपने 24 को अंदर रखना है और 18 को बाहर रख के उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 बचेगा, फिर आप 18 को अंदर रखेंगे तो वो 6 पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देता है। दूसरा तरीका भी है, जैसे हम वो दूसरा डिवीजन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बार की सूरत में समझाई थी, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल जी, इक्वलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं कि जब हम उनको सिंप्लीफाई करें तो वो एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6। अब देखें 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2/4 जो है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मजीद, 2 पे इन दोनों को डिवाइड करूँगा, आंसर क्या आएगा 1/2, तो इसका मतलब है ये 1/2 के इक्वल हो गई। 3/6 को भी मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1/2, तो इसका मतलब है तीनों जो हैं इनका आंसर सेम आ रहा है जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वलेंट फ्रैक्शंस, ये तीनों की तीनों। इसके बाद है, अब ये नीचे एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ, 36/48 है, इसको क्या देखें 12 इसका HCF है, तो इस पर डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, इसको आपने देखना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि जब इस तरह की कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे देखें ये एग्जाम्पल है, अब इसका आसान हल ये होता है कि आपने ये नहीं करना कि 48 को पहले 25 पे मल्टीप्लाई करें। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फिर 16 पे डिवीजन करेंगे तो लंबी आपकी डिवीजन हो जाएगी। पहले आपने क्या करना है 18/16 और सॉरी 48/16, तो 48 और 16 को डिवाइड करना है, आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। जब 3 आएगा तो 3 को आपने क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास क्या आएगा 75। नो लेंथी मल्टीप्लिकेशन नीडेड। तो आपने लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं जाना, कोशिश करना है शॉर्ट से शॉर्ट लेकर आना है। पहले आपने ऊपर नीचे देखना है कि कौन कौन से नंबर आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इनको आपस में आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है सिंप्लीफिकेशन की, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। टॉपिक 14 है डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो कॉमन फ्रैक्शन है उसमें दरमियान में बार आएगा। अब डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है ना, जिसको हम नुक्ता इशारिया बोलते हैं उर्दू में। फ्रैक्शंस रिटन इन डेसिमल फॉर्म, वो फ्रैक्शन जो डेसिमल फॉर्म में लिखी जाती हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, और इनमें डेसिमल पॉइंट होता है। अब एग्जांपल है 0.5, 0.25, 0.125, 1.75। अब इसको आप पढ़ने का तरीका ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उसको हमने अलग अलग पढ़ना है, यूँ नहीं पढ़ना 0.25, 0.125, 1.75, नहीं, आपने 0.125, 1.75 इस तरह से इसको पढ़ना है। अब इसकी प्लेस वैल्यू आपने अगर पढ़नी हो तो उसको कैसे पढ़ेंगे। अब देखें फर्ज कर लें मेरे पास ये अकेला मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ, किधर चला गया भाई, फिर लिखता हूँ इसमें 10, ठीक है, फिर आगे मैं लिखता हूँ 100 या 100, ठीक हो गया। अब इसको मैंने लिख लिया। अब आपने इसको समझना है कि ये 1 जो है अकेला है, ये यूनिट प्लेस पर है। अब 10 जो है इसमें जो 1 है वो 10th प्लेस पर है, और इसमें जो 1 है वो 100th प्लेस पर है, ठीक है ना, 100th प्लेस। अब जब हम डेसिमल में जाएंगे तो डेसिमल में भी आपने ये चीज़ देखनी है कि उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू हैं उसको हमने पढ़ना है। जैसे फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 0.1 है, तो इसको पढ़ेंगे 1/10, 1/10 पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते थे यूनिट प्लेस पर, यानी ये 1 जो था 1 प्लेस पर था, 10 में 1 जो था वो 10th प्लेस पर था, और ये क्या था 100 में यानी 100 में ये 100th प्लेस पर था। तो अब जब डेसिमल में है तो आपने इसको क्या पढ़ना है 1/10। अब इसका आसान तरीका मैं आपको बता दूं इसको हल करने का। देखें 0.1 है ना, इस 1/10 कैसे बनता है, 0.1 मैंने लिखा इज़ इक्वल टू, अब एक आसान तरीका होता है जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में लेकर जाते हैं, यानी कॉमन फ्रैक्शन को सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लेकर जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, अब 0.1 है ना, अब पॉइंट और ज़ीरो के अलावा जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उसको वैसे लिख देंगे 1
अब इसमें क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, दोबारा पॉइंट की जगह पे हमने बटे में लिखना है 1 और पॉइंट के बाद देखना है कितने नंबर है हमारे पास, 1 वैल्यू है यानी एक नंबर है तो वो एक जीरो डाल देंगे तो ये 1/10। अब ये 1/10 क्या हो गया, 1/10 हो गया। इस तरीके से जब आप 0.01 को सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1/100, तो इसको बनेंगे पढ़ेंगे 100th। और 0.001 को जब हम करेंगे बटे में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 1000th। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो 1 है वो कौन सी प्लेस पर है, तो आपने फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करके फिर बताना है कि ये कौन सी प्लेस पर है। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस की भी टाइप्स हैं। अब इसकी बेसिक दो हैं, उसकी बेसिक तीन थी, इसकी बेसिक दो हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो डेसिमल फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट के बाद एंड हो जाए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद एंड हो जाए। जैसे ऊपर वाली 4 एग्जांपल पढ़ी है, ये सारी की सारी क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, तो ये 0.5, 0.25, 3.125 ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन का मतलब है जो एंड ना हो। ठीक है, नेवर एंड्स। एग्जाम्पल यहाँ पर दी है 3.141592, इसके आगे ना डॉट लगे होंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कभी भी एंड नहीं होते। ये बेसिक दो टाइप्स हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर फिर दो टाइप्स आती हैं। टर्मिनेटिंग की जस्ट एक ही वो अपनी बजाते खुद टाइप है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है रेकरिंग और एक है नॉन रेकरिंग। ठीक है, एक है रेकरिंग और एक है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है कोई नंबर है या नंबर का जोड़ा है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 0.333 अप टू सो ऑन। अब ये असल में क्या होता है, 1/3। जब आप 1/3 को कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या है, ये रेकरिंग डेसिमल है कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। एक होता है नॉन रेकरिंग जिसमें नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी उसका कोई खास पैटर्न नहीं होगा। जी 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 जी, बस मैं इसी पे आ रहा था, रैशनल और इरेशनल पे। अब जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल और इरेशनल पढ़े थे और रियल नंबर पढ़े थे। अब इसी से मैं आपको बता दूं क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी कॉमन फ्रैक्शन है, जितनी भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, डेसिमल की बात नहीं कर रहा, कॉमन फ्रैक्शन की, वो सारी की सारी रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें आप लोग आ जाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, एक मैंने बोला रेकरिंग और एक है नॉन रेकरिंग। शायद मैंने नॉन रेकरिंग इसमें ऐड नहीं किया। बहरहाल रेकरिंग डेसिमल जो है ये सॉरी रैशनल नंबर होता है और जो नॉन रेकरिंग होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ये आपने याद रखना है। इसके बाद है राइट 8/10 एज डेसिमल्स। तो 8/10 को उसने डेसिमल में लिखा है 8/10। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट जीरो होगा ना, इसकी जगह पे हम ऊपर वाला फर्स्ट डिजिट लिखेंगे और नीचे वाला जो 1 है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे हम 0 लिख देंगे, तो ये 0.8। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद एक मैं और भी बात आपको बोल दूं। फर्ज कर लें अगर हमारे पास ना, जैसे मैं इधर लिखता हूं 0.3 जी, इरेशनल जो है नॉन रेकरिंग होंगे। ठीक है ना, नॉन रेकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप है ना, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। अब ये जितने भी मैंने आपको पढ़े हैं सारे के सारे रैशनल हैं। जस्ट इसमें डेसिमल में जो नॉन टर्मिनेटिंग जिसकी कोई आखिरी हद नहीं होगी, कोई एंड नहीं होगा और उसके अंदर कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। अभी देखें 0.3 लिखा है ना, मैं इसके ऊपर बार डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, वैसे भी हम 9th में और 8th वगैरह में बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं 0.3 के ऊपर मैंने बार लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूँ
यानी अकेला 0.3 लिख दूं तो इसका सिंपल सिंपल आंसर क्या आएगा 3/10, यानी अगर बार नहीं है। ठीक है, अगर फर्ज कर लें इसके ऊपर बार है तो आपने इस नंबर को वैसे का वैसे लिखना है 3, और बटे में आपने क्या लिख देना है, वैसे तो 10 आता है क्योंकि 0.3 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/10। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए बार में, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है 9 लिखना है। 10 में से 1 को माइनस करके, 1 को माइनस करना तो क्या आएगा 9 आएगा। तो 3/9 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। 1/3 को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो डेसिमल में लेकर जाएं तो क्या आएगा आंसर 0.3333 अप टू सो ऑन। तो ये 3/9 जो है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, तो ये क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए फिर आपने इसको इस तरह करना है। अच्छा, फर्ज कर लें यहाँ 0.3 की जगह पे मैं लिखता हूँ 0.23, ये 23 है। असल में मैंने वो डिवाइस मंगवाई हुई अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। जिस बंदे के ज़िम्मे लगाया बस वो भी हजरत हैं, उसने कहा कि मैं बस भिजवा रहा हूँ, उसने भिजवा दिया लेकिन कोरियर वाले काफ़ी लेट कर रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप में से कोई बता सकता है इसको मैं इसका क्या आंसर लिखूंगा। देखें, अगर सिंप्लीफाई करूं मैं 23 के ऊपर बार न डालूं तो 23/100 आएगा, लेकिन बार है तो इसका क्या आंसर आएगा जी 23/99। ठीक हो गया, 23/99, तो ये 23/99 इसका आंसर आएगा। तो ये मज़ीद कुछ चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं, तो इसको आपने देख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 15 है जिसमें हमने कन्वर्जन पढ़नी है। अब कन्वर्जन क्या है कि कॉमन फ्रैक्शन होगी जी। किस चीज़ को क्लियर करना है दोबारा मुझसे पूछें, मैं इधर मैंने देखा नहीं था। कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। जी पूछें कौन सी चीज़ क्लियर करनी है, दोबारा मुझसे पूछें, मैंने मैसेज नहीं देखा था आपका। हाँ, बार कैसे रिमूव करेंगे देखें, दोबारा देखें। अगर तो सिंपल है, बार इसके ऊपर नहीं है, तो 3 में हमने 10 लिख दिया, वो तो आपको पता ना 3 वैसे आएगा, इशारिया की जगह पे 1 आएगा, इशारिया के बाद राइट साइड पे जितने भी हिस्से हैं उतने 0 लगा दें एक के बाद, तो वो तो सिंपल है। ठीक है ना, यानी डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर जो भी है। अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार है, अब 3 के ऊपर बार आ रहा है तो इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने 3 को वैसे लिखना है जो बट्टे में वैसे तो 10 आना था, लेकिन 10 में से आपने 1 को माइनस कर देना है, वो क्या आएगा 9 आएगा। यानी हमेशा आपने क्या करना है, जो भी बट्टे में 100 वैल्यू बनती है उसमें से एक माइनस कर दें, 1000 बनती है उसमें से एक माइनस कर दें, ठीक है ना, 10,000 बनती है उसमें से एक माइनस कर दें। तो बट्टे में हमेशा आपने 9, 99, 999, क्वाड्रपल 9 इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक हो गया। देखें इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, अगर इसको हम कंप्लीट सॉल्व करें तो इंशाल्लाह जब वो मेरा जो है ना डिवाइस आ जाए तो इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी, क्लियर होगा कि इसमें हमने 1 माइनस क्यों किया है। ठीक हो गया। तो जस्ट आपने इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर आपने इसको याद रखना है कि इसमें से 1 माइनस ही करना है। इसके बाद आ जाए जी, ये फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। ठीक है, तो 3/4 है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3/4। अब इसका आसान तरीका ये होता है, क्योंकि कैलकुलेटर तो हमारे पास होगा नहीं, तो आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, 3 को रखना है डिवीजन के अंदर। ठीक है, ये मैं डिवीजन के इसको अंदर रख रहा हूँ और 4 को क्या रखना है बाहर। ठीक है, अब देखें 3 4 को सॉरी 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट, और यहाँ 3 के बाद क्या लगाएंगे, 0। 3 के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम 0। ठीक है, अब 4 का टेबल आप पढ़ें 30 तक,
तो 4 7 28 बनता है। अगर इससे बढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 28। ठीक है, अब इसको आपने करना है माइनस, तो ये बन जाएगा 2। अब देखें 2 डिवाइड नहीं हो सकता 4 पे, तो हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। अब यहाँ पर डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है। ठीक है, अब 20 को आपने 4 पे डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 4 5 20। तो यहाँ क्या आएगा 20, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 0। नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आंसर आया, 0.75। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.75। 1/8 को भी आपने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद है डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये बहुत इजी है, मैंने आपको बताया कि जैसे 0.6 है तो आपने क्या करना है, इसको 6 को वैसे लिखना है क्योंकि जो नंबर लिखा गया वो उसको वैसे लिखना है 6, और डेसिमल पॉइंट की जगह पे आपने क्या लिखना है 1, और इसके बाद जितने भी हिंस से आपने उतने 0 लगा देना, तो ये 6/10 हो जाएगा। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 6 और 10 दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद है 0.125। इसको आप क्या करना है, 1 to 5 को वैसे लिखना है, बट में क्या आएगा, 1 की जगह पे क्या आएगा, सॉरी डेसिमल पॉइंट की जगह पे क्या आएगा 1। इसके बाद 3 डिजिट हैं तो आपने क्या लगा देना है, 30 लगा देना है। ठीक है, 30, तो 1000। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आसान तरीका यह, देखें अब 125 का टेबल तो किसी को नहीं आता होगा ना, तो इसका तरीका यह है कि आप पहले इसको 5 पे डिवाइड कर लें या 25 पे भी डिवाइड कर लें, दोनों 25 पे हो सकते हैं। ठीक है, वैसे 5 का आपने टेस्ट पढ़ा था कि यूनिट प्लेस पे या 5 हो या 0 तो वो तकसीम हो सकते हैं। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 पे चला जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेसिमल और फ्रैक्शन है, इनको आपने याद रखना है। वो कौन कौन से हैं, 1/2। ये देखें, अब आप इसको ना सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको ना पड़े, ये आपके जहन में होने चाहिए, जुबानी आपने इनको याद करना है। 1/2 डेसिमल में क्या होगा, 0.50। 1/3 क्या होगा, 0.333 अप टू सो ऑन। 2/3 0.666 अप टू सो ऑन। 1/4 क्या होगा, 0.25। 3/4 0.75। 1/5 क्या होता है, 0.20 या सिंपल 0.2 होता है। 2/5 0.4 है। 3/5 0.6 है। 4/5 0.80 या 0.8 है। इस तरीके से 1/8 0.128, 3/8 0.375, 5/8 0.625, 7/8 0.875। तो इस तरीके से इनको आपने याद रख लेना है, ये टेबल पूरा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर भी क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर रिस्क बंदा नहीं ले सकता, फिर भी आपने क्या करना है, अपनी तसल्ली लाजमी करनी है कि जो मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्या आया कि ये ठीक है कि नहीं। Most percentage questions become easy if these conversions are memorized। वो कहते हैं कि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ये आसान हो जाता है। देखें, बस याद करना मुश्किल है तो फिर आप इसको फिर आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेगा, फिर आपका तकरीबन जो है ना टाइम जो है ना वो लगेगा। जी रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। इसके बाद हम आते हैं, टॉपिक हमारा नेक्स्ट है 16, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। जी अब इसमें देखें, अगर मेथड 1 है, पहला मेथड है, बहुत आसान मेथड है। जी जी, इसके बाद है सेम डिनोमिनेटर। अगर मेथड 1 में है, अगर उनके डिनोमिनेटर यानी बटे में रकमें हमारे पास क्या है, बराबर हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। फिर हमने क्या करना है, उनके न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है। अब 3/8 है, 5/8 है, इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 5/8 होगी, क्योंकि बटे में दोनों नंबर सेम है, तो ऊपर वाला जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 5/8 ग्रेटर देन 3/8, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि जिस तरफ दो सिरे हों यानी दो एंड्स हों वो रकम बड़ी होगी, जिस तरफ एक एंड होगा वो रकम छोटी होगी। ठीक है, अगर पहले आ गया लेफ्ट साइड पे बड़ा नंबर तो जो सिंबल बनेगा वो ग्रेटर देन का बनेगा। अगर राइट साइड पे आ गया बड़ा नंबर तो फिर वो बनेगा छोटा यानी स्मॉलर देन का साइन बनेगा। अब सेम न्यूमिनेटर है, यहाँ क्या था, सेम डिनोमिनेटर, यहाँ सेम न्यूमिनेटर है। स्मॉलर डिनोमिनेटर मींस लार्ज फ्रैक्शन। अब इसका ये मतलब होगा कि अगर उसका डिनोमिनेटर छोटे वाला है तो इसका मतलब ये हुआ
हाँ, इस तरह भी याद कर लें, ये भी बेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, स्मॉलर डिनोमिनेटर मींस लार्ज फ्रैक्शन। अब इसमें देखें न्यूमिनेटर तो दोनों सेम है। अब देखें जो बटे में जितनी रकम बड़ी होगी वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होती जाएगी। मैं मिसाल देता हूं, 1/2 का आंसर क्या आता है 0.5। 1/4 का आंसर क्या आता है 0.25। अब 0.5 बड़ा होगा या 0.25 बड़ा होगा? 0.5 बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि 0.5 वाली जो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है उसका न्यूमिनेटर छोटा है और 1/4 का न्यूमिनेटर बड़ा है। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी, जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रकम या वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब न्यूमिनेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। स्मॉलर डिनोमिनेटर मीन्स लार्ज फ्रैक्शन। इसके बाद है मेथड 3, जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म का कोई नंबर जो है वो बराबर नहीं है, तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/3 3/4। अब देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 8। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर 9। अब देखें जो नंबर बड़ा है वो कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है 9। अब 9 बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब हुआ 9 कब बनेगा 9 जो है, वैसे इसको लिखना ये चाहिए था 8 लेस देन 9, क्योंकि जो 2 जो पहले वाला शुमार कुनिंदा है ना ये वाला इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आता है, ठीक हो गया। और इसके बाद जब हम 3 को 3 से करते हैं तो ये 9 आता है। तो 9 ग्रेटर देन 8 बना, तो 9 किससे बना? दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से बना, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा जिसके शुमार कुनिंदा या न्यूमिनेटर से बना है तो उसको, जी जी वो भी ठीक है, इसको फिर आपने क्या करना है उसको पहले लिखना है, ठीक है। और इसका आसान तरीका ये भी है, ये जो बटे में रकमें हैं ना 3 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 12। 2/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको कर देता हूँ आपको, ये इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है इसको, और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करें जी, 3 को 12 के साथ करेंगे क्या आएगा 4, ठीक है। और 4 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा यूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन गया 8। 8 लेस देन 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली फ्रैक्शन क्या होगी लेस होगी, 2/3 लेस देन 3/4। दूसरे लफ्जों में 3/4 ग्रेटर देन 2/3, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ, अब इसमें क्या है, जब आप कंपैरिजन आपने सीख लिया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो फिर उसको ऑर्डर करना या अरेंज करना हमारे लिए जो है ना वो आसान हो जाएगा। जी, जो आपको मेथड ठीक लगे, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, जो आपको इजी लगे उससे आप कर लें। अब देखें इसमें उसने कंपेयर किया, उसने उन सब को क्या कर दिया है, वो कहता है जी इसको डेसिमल में करें, ठीक है। तो डेसिमल में करना आप लोगों के लिए अगर इजी हो तो उसको डेसिमल में पहले कर लें, तो जो बड़ी हो उसको पहले लिख लें, जो छोटी हो उसको बाद में लिख लें, और जो सबसे छोटी हो उसको एंड पे लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें 0.50, 0.67, 0.75। अब 0.50 किससे आ रहा है 1/2 से, तो 1/2 क्या होगा लेस देन होगा 0.67 2/3 से, लेस देन 3/5 से। डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, आपके लिए आसान है तो उस तरह कर लें, या तो आसान तरीका 2 3 4 का एलसीएम ले लें। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, कोई बता सकता है आप में से? 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, यस। फिर आपने क्या करना है, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले का आंसर आएगा 6, दूसरे का आएगा 3 4 8 6 8, और तीसरे का आएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करें आपकी मर्ज़ी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आपकी मर्ज़ी, या एलसीएम ले लें तो आपकी मर्ज़ी। तो मुझे जो सबसे बेस्ट मेथड लगता है ना वो एलसीएम वाला है, क्योंकि उसे मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ पे होल नंबर हमारे पास आ जाता है, तो होल नंबर से हम आसानी से जल्दी जज कर लेते हैं।
अक्सर क्योंकि डेसिमल में लोग भूल जाते हैं, जैसे 0.5 है तो ये 0.67 से छोटा है, तो इसमें फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इसमें कौन सी रकम जो है ना वो बड़ी होगी। अब जब क्वेश्चन होगा ना तो उसमें भी आपने ऑर्डर देखना है। नहीं 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 नहीं, फिर उसमें आपका होल नंबर जो आएगा उसको देखना है। जैसे मैंने अभी आपको यहां पे करवाया ना, देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 को मैंने सिंप्लीफाई किया, 12 के साथ 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 8 आया। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 3, 3 को 3 से किया, 9, 8 लेस देन 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है 8 लेस देन 9 का मतलब है पहली फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे मेरे पास 8 आया, दूसरी फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे मेरे पास 9 आया। तो 8 लेस देन 9 का मतलब है 2/3 लेस देन 3/4 है। अगर ऑप्शन इस तरह का हो तो फिर आपने इस तरीके से लिखना है 2/3 लेस देन 3/4। अगर ग्रेटर देन का आ जाए जैसे यहां लिखा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है 9 ग्रेटर देन 8 लिख देना है और उसकी फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख देना है। ग्रेटर देन के साइन में है तो फिर आपने बड़ी रकम को आपने लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है और छोटी को राइट पर लेकर जाना है। तो ये जो सिंबॉलिकली भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं तो इनको भी आपने देख लेना है जी। इसके बाद हमारे पास है परसेंटेज बेसिक्स। तकरीबन मेरे पास 15 से 20 मिनट होंगे शायद। तो ये 17, 18, 19 और 20 टॉपिक्स तो आप लोगों ने जाना नहीं है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कवर कराऊंगा। बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी होगा। कल मैं इसका इंशाल्लाह आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करूंगा रात के तकरीबन 8:30-9 बजे तक या मगरिब के बाद। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं 3 टेस्ट जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किए थे उस तरह के बना के आप लोगों के बाद में सेंड करूँगा ताकि अंदाज़ा हो कि आपकी कितनी तैयारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिक्स का क्या मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, पर 100 यानी 100 में से। 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक हो गया। अब परसेंटेज का फार्मूला क्या है, सिंपल ये है कि पार्ट बटे में होल मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आसान तरीका ये है कि आपका 25 नंबर का पेपर है, जैसे आप लोगों के पिछले टेस्ट हुए हैं, तो उसमें से आपने किसी के फर्ज कर लें 20 नंबर आए तो 20 बटे में 25 ज़रब कर देंगे 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 80। तो 80% जो है ना वो आपके मार्क्स बने। किसी के 25 बटे में 25 हैं तो 100% बने। ठीक है, किसी के 24 बटे में 25 हैं तो उसके 96% बने। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल यहां पर उसने दी है कि आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 30 पास्ड, तो पास परसेंटेज हमने निकालनी है। तो 40 में से देखें आपका इंटरनेट का कनेक्शन वीक होगा, फिर उसको देखें। 30/40 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें अगर आप 0 से 0 को कैंसिल कर दें, ठीक है, और 100 को डिवाइड कर दें 4 पे तो क्या आएगा 25। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 25। 4 को इसके साथ सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 25, क्योंकि 0 0 से ऑलरेडी मैं कैंसिल कर चुका हूँ। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 75%। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालने का भी आसान तरीका है। जैसे 10% है तो इसको क्या लिखेंगे आप 10 बटे में क्या लिखेंगे 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक सिफर से एक सिफर को काट दें तो क्या बच जाएगा मेरे पास 1/10। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में करने का आसान तरीका है, आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें परसेंटेज निकालने का तरीका था, अगर फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है जैसे 3/8 है, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 37.5% बन रहा है। ठीक है, 3/8। अब ये 100 को 8 पर डिवाइड करें, पूरा 8 तो डिवाइड नहीं कर सकते ना 100 को, तो फिर हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 और इधर बचेगा 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 75 बटे में 2 तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 37.5% आएगा। अब ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकाले हुए हैं उसने, इसको भी आपने शॉर्ट देख लेने। ठीक है ना, ये अब देखें परसेंटेज किस में आ रही है, पॉइंट में। अब इसमें से मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ 12.5% वाला। अब इसको आपने कैसे करना है, देखें 12.5% है।
अब देखें परसेंट का मतलब तो हो गया 100, ठीक हो गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप 125 को लिखें, 125 को लिखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, इसके बाद कितने हिस्से हैं 1, तो एक सिफर आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो 100 का मतलब है 2 सिफर इसके साथ और लगा दूंगा। तो अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/8 आएगा। इस तरह की एग्जाम्पल हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि 125/1000 जो होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। 16.67% तो इसको लिखेंगे 1667 बटे में लिखेंगे 10,000, ठीक है। फिर उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। दीज अपेयर्स फ्रीक्वेंटली इन NTS एग्जाम, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। ख़ास तौर पर जो डेसिमल वाले हैं ना, इनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। हाँ जी, अब परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से गौर से देखना है। अगर लेक्चर एंड हो जाए तो आपने दूसरा लिंक जो है ना उसको ज्वाइन कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको आज कवर कराऊंगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह थर्ड मॉड्यूल पे मॉड्यूल मुकम्मल चलेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल जो हैं उसके सलूशन के साथ हैं, उनको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब इंक्रीज फार्मूला क्या है इसका, देखिए परसेंटेज का मतलब है बटे में 100 होता है। अगर हमने परसेंटेज निकालनी हो तो फिर हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इंक्रीज का फार्मूला ये होगा कि इंक्रीज बटे में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर हमारे पास ये अब फार्मूला है आप लोगों के पास, इसको आपने याद रखना है। अब प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, हमने अब इसमें देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है। अब 250 में से 200 को माइनस करें तो क्या आएगा 50। अब इंक्रीज कितना हुआ है 50 हुआ है, ऊपर लिख देंगे इंक्रीज की जगह पे 50 लिख देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे 50। अब ओरिजिनल हमारे पास प्राइस कौन सी थी, वो थी 200, वो कौन सी थी 200, बटे में क्या लिख देंगे 200, ये 2 सिफर से 2 सिफर काट दें, ठीक है ना, और 50 को 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 25, तो 25% जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब डिक्रीज फार्मूला भी सेम वही होगा कि ऊपर क्या आएगा डिक्रीज, नीचे क्या होगा ओरिजिनल। अब इसे यहाँ पर देखें 400 से 300 उसकी प्राइस डिक्रीज हुई है, तो ओरिजिनल प्राइस थी 400, उसको हमने लिख दिया नीचे, और डिक्रीज कितना हुआ है 400 में से 300 माइनस कर दें तो क्या आएगा 100। तो 100 को आपने यस रिकॉर्डिंग हो रही है 100 बटे में 400, तो अब 2 सिफर से आप 2 सिफर को काट दें यहाँ से, ठीक है। 100 को 4 पे डिवाइड कर दें क्या आएगा 25, तो 25% इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज के सिंपल फार्मूले हैं। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आएगा पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई फिर क्या करेंगे, फिर भी उस तरह के क्वेश्चन जो है ना उसको भी आपने देखना। अब इसमें शॉर्टकट क्या है कि इंक्रीज अगर आपने निकालना हो तो ओरिजिनल प्लस इंक्रीज, ओरिजिनल प्लस इंक्रीज। अगर आप मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा कि कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज प्लस ओरिजिनल, और डिक्रीज निकालना हो तो ओरिजिनल माइनस डिक्रीज। तो ये बेसिक छोटे छोटे फार्मूले थे, इनको आपने देखना है। इंशाल्लाह जब ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो इसके अलावा मेरे पास और भी नोट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब ये हमारा कोर्स मुकम्मल होगा। तो फिर आपने उनको प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी जो है ना अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, इंक्रीज ओरिजिनल प्लस इंक्रीज और ओरिजिनल माइनस डिक्रीज, डिक्रीज निकालने का ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। अब देखें डिक्रीज इसमें कितना हुआ है 100, ओरिजिनल कितना था 400, तो 400 में से 100 माइनस कर दें क्या आएगा 300, ठीक है। तो ये परसेंटेज कैसे निकालनी ये भी आपने इसको देख लिया। इसके बाद आया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो क्या होती है, दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन जो होता है वो रेशियो होती है, सिंपल। अब इसकी जो सिंबल है वो यूं है, जैसे कॉलन होता है ना उस तरह का इसका सिंबल है ए रेशियो बी, या इसको ए रेशियो बी को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ए बटे में बी भी लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बॉयज एंड गर्ल्स में आपने रेशियो निकालनी है, तो 20-30, 20:30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल कर दें तो क्या आएगा 2:3। अगर वो कहे कि इसको फ्रैक्शन में लेकर जाएं तो फिर आपने क्या करना है 2/3 कर देना है।
प्रॉपर्टीज हैं जी इसकी, बोथ क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट। हाँ, इसको आपने याद रखना है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है, फर्ज कर लें वो कहते हैं मेरे पास 800 ग्राम चीनी है और 2 kg मेरे पास जो है ना वो आटा है। वो कहते हैं इनके दरमियान आप निकालें रेशो। तो कैसे निकालेंगे? 1 kg में है, 1 ग्राम में है, तो या तो आपने ग्राम वाले को kg में कन्वर्ट करना है या kg वाले को ग्राम में। तो बेहतर है kg वाले को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो 800 रेशो 2000, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? रेशो आ जाएगी। तो रेशो के लिए यूनिट का सेम होना लाजमी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1:4। अब जो रेशो होती है ना उसका यूनिट नहीं होता, रेशो इज यूनिट लेस, क्योंकि यूनिट भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहां पर इसने लिखा हुआ है कि डिवाइड 900 इन रेशो 2:3। यस, जो मैंने आपको सेंड किए थे उधर से ही करवा रहा हूं। ये इसके नोट्स होते हैं, एंड पे शार्ट नोट्स होते हैं, यानी की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, 10-10 मैंने हर टॉपिक की दी हुई हैं। अब ये 900 को हमने 2:3 में डिवाइड करना। इसका आसान तरीका ये है कि पहले जो रेशो में नंबर है ना इन दोनों को ऐड कर दें। 2:3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। टोटल 5 हो गया। अब आपने क्या करना है? 2 को डिवाइड कर दें 5 पे, मल्टीप्लाई कर दें 900 से, ये भी तरीका है। या इसका आसान तरीका है कि 900 को आपने 5 पे डिवाइड कर देना। तो इसका आंसर आया 180। अब 180 के हमने 2 पार्ट्स निकालने हैं। 180 के क्या करने हैं? हमने 2 पार्ट्स निकालने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आएगा, और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 540। तो अब हमने 900 को 2:3 में इस तरह कन्वर्ट किया कि 2 रेशो जो थी वो 360 रुपये बने और 3 रेशो जो थी वो 540 रुपये बने। ठीक है, तो यूँ समझ लें अगर हमने किसी के दरमियान इस तरह के कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है इस रेशो से, तो उसका आसान तरीका है कि रेशोज़ को आपस में जमा कर दें और टोटल जो क्वांटिटी है या रुपीज़ हैं जो भी है उस पर आप डिवाइड करके फिर आप उनके पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें जो आपने उसका रिजल्ट निकाला है। प्रोपोर्शन है ये लास्ट हमारा टॉपिक है। डेफिनेशन इसकी है कि मींस इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, यानी 2 इक्वालिटी के दरमियान 2 रेशोज़ के दरमियान जो इक्वालिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है कि जैसे रेशो है ना, रेशो इनको आपस में, जी बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह भी कर सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 900 यूँ भी कर सकते हैं। ये भी आसान तरीका है, वो भी दोनों बेस्ट है, जो आपको ईजी लगे वो करना है। तो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक हो गया, और इसको इक्वल, ये इक्वल के साइन के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 1:b 1/b, c/d c/d। अब इसमें ना जो a और d है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, और ये जो b और c हैं इनको हम कहते हैं मीन वैल्यूज़। तो अब अगर हमने इस तरह के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इसका आसान तरीका है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको अगर यूं भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सी से कर दिया। अगर आप इन एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी आएगा, मीन को करेंगे तो क्या आएगा? बी सी आएगा। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसके मीन कौन से हैं? 5 और x हैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? 3 और 20। ये मेरे पास क्या है? एक्सट्रीम्स हैं। ये मेरे पास क्या है? 3 और 20 एक्सट्रीम्स हैं। अब मैं क्या करूँगा? 3 और 20 एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा? 60। ठीक हो गया, ये 60 आ गया। अब मैं मीन को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5x आएगा। अब 5 क्योंकि x के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड, मल्टीप्लाई 60 के साथ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 60/5 क्या आएगा मेरे पास? 12 आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है? देखें मेरे ख्याल में शायद मीटिंग एंड होने वाली है, तो जैसे ही एंड हो तो आपने दूसरा जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है वो सेकंड मीटिंग लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है कि एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी भी बढ़े, या एक क्वांटिटी कम हो दूसरी भी कम हो,
तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल क्या है कि मोर वर्कर्स मोर वर्क डन, यानी जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। अब इसको एक और एंगल से देखते हैं, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम वक्त लगेगा कोई भी काम करने में। तो अब जितने ज़्यादा वर्कर हैं उतना कम वक्त लगेगा, तो ये बन जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जितने ज़्यादा वर्कर हैं उतना ज़्यादा काम होगा। अब जैसे जितना ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फासला तय करेंगे, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जितना ज़्यादा आप तेज़ रफ्तारी से जाएंगे उतना कम वक्त लगेगा, तो ये बन जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीज, एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, या एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखें मोर वर्कर्स लेस टाइम रिक्वायर्ड, देखें जो ऊपर एग्जांपल थी मोर वर्कर्स मोर वर्क डन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मोर वर्कर्स लेस टाइम रिक्वायर्ड, तो कम वक्त सर्फ होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आपने देखना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें इसको आपने देखना है। जी बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मैं आता हूँ, एक एक दो दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखें मैंने मज़ीद दोबारा जो है ना MCQs के साथ साथ इनकी दोबारा जो है ना वो एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन की हैं, और साथ इनको क्या किया है क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यहाँ पर उसने पूछा है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, तो इन सब में से आपने देखना है कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो अब देखें 9/5 प्रॉपर नहीं है, 7/3 भी प्रॉपर नहीं है, 5/8 प्रॉपर है, 12/11 प्रॉपर नहीं है। तो 5/8 ये इसका हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको देखें सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 12 और 18 दोनों 6 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़े से बड़े नंबर पर इसको डिवाइड किया तो 6 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 2s are 12, 6 3s are 18, तो 2/3 ये इसका बी ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। अब देखें 20 और 4 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, 3 और 20 को मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले आप क्या कर लें, इनको डिवाइड। तो 4 को 20 से 20 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, तो ये 15 आंसर आएगा। इनको ऐड करना तो आपको आता होगा ना, इनका एलसीएम ले लें। अब देखिए क्योंकि ये हमारे पास सेम इनका डिनोमिनेटर है, क्या है सेम डिनोमिनेटर, तो 5 को वैसे लिख दें, 2 और 3 को ऐड कर दें, तो 5/5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें भी सेम है, तो 7 - 3 4, 4/8, तो 1/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, मॉडरेट लेवल है। यहाँ पर देखें डिवीजन वाले क्वेश्चन, इसको किस तरह करना है, ये 3/4। ठीक है, अब ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 को ऊपर ले जाना है, 1 को नीचे लेकर आना है। ठीक है, अब 2 और 4 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 3/2 क्या आएगा 3/2, तो ये सी इसका ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया। और अगर अब डेसिमल में उसने पूछा होता तो फिर इसका आंसर 1.5 आता। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन है, अ क्लास हैज़ 48 स्टूडेंट्स, इफ 5/8 आर बॉयज़, 5/8 आर बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। जी बस आपने सेकंड को ज्वाइन कर लेना है, उस दिन भी मैं भूल गया था। जी हो रही है जी बहुत शुक्रिया जी याद दिलाने का। अच्छा जी, अ क्लास हैज़ 48 स्टूडेंट्स, इफ 5/8 आर बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा मैं घुमा रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लास 48 स्टूडेंट्स की है, 5/8 आर बॉयज़, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, तो इसका फिर आसान तरीका यह है कि 5/8 को 48 से सिंप्लीफाई करना है, तो यह आएगा 6, तो ये बन गया मेरे पास इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा इसको बन जाएगा 30, क्या बन जाएगा 30। अब ये हो गया 30 हमारे पास हो गए बॉयज़, उसने पूछी है गर्ल्स, यहाँ बॉयज़ है, वैसे मैं आपको सवाल घुमा रहा हूँ थोड़ा। तो फिर आपने कैसे करना है कि 48 में से 30 को माइनस कर देना है, तो आएगा 18, तो फिर 18 गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो क्योंकि पूछा बॉयज़ किया तो हमारा आंसर जो है 30 आएगा। अगर गर्ल्स पूछी जाती तो फिर हम क्या करते, इसको माइनस करते। जी विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 15/20, तो इसका आसान तरीका क्या है, आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 15 और 20 दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो यह आएगा 3/4,
तो यहां पर देखें 3/4 किधर है जी, सी ऑप्शन 3/4। तो 15/20 3/4 ये आपस में क्या है, इक्वलेंट है। हाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्ड लेवल है थोड़ा। ये यहाँ पे इसने बोला है कि 48 स्टूडेंट्स की क्लास है, अगर उसमें 5/8 लड़के हों तो कितने लड़के होंगे। क्वेश्चन असल में ये है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को घुमाना है। अब ये देखें पेपर में आपसे वो यहाँ पर पूछ सकता है गर्ल्स कितनी है, तो फिर आपने 5/8 से 48 को मल्टीप्लाई करने के बाद बॉयज़ तो निकाल लिए 30, अब गर्ल्स निकालनी है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 48 हैं, तो 48 में से 30 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 18, तो 18 फिर लड़कियां होंगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को करना है, ये इस तरीके से घुमाते हैं। अच्छा क्वेश्चन को मैं थोड़ा मजीद घुमाता हूं। अगर फर्ज कर लें वो कहता है 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30, मतलब वो कहता है कि टोटल स्टूडेंट का 5/8 जो है ना 30 बनता है, तो टोटल स्टूडेंट निकालें। फिर उस क्वेश्चन को कैसे करना है या मैं आपको करवा देता हूं ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। वो कहता है कि 5/8 स्टूडेंट्स ऑफ टोटल का मतलब है मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 30। चले मैं 18 कर लेता हूं, हम 18 कर लेते हैं। तो यानी वो स्टूडेंट्स हैं, यानी उसने कहा है कि 5/8 टोटल 5/8 का 18 जो है ना वो गर्ल्स हैं। चलें गर्ल्स के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो ये x आपने निकालना है। तो इसका आसान तरीका है 8 को उधर जाके आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 5 को इधर आके आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखिए सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 पे डिवाइड करें, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल में आएगा, तो उसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है। ठीक है। चलें जो 30 उसने बोला था ना, अगर हम 18 की जगह पे हम 30 लिख देते हैं, ताकि क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा, ताकि हमारा जो मकसद है मेरा बयान करने का वो आपको समझ आ जाए। कि वो कहता है कि टोटल स्टूडेंट का 5/8 जो है ना वो 30 बनता है, टोटल स्टूडेंट्स बताएं। तो फिर आपने क्या करना है, ये 5/8 इधर क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, और सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आपने इससे सिंप्लीफाई करना है, 6 आएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है। तो इस तरह के से भी क्वेश्चन वो घुमा के दे सकता है। अब इस 5/8 को आपने काट देना है, क्यों, क्योंकि मैं 5 को इधर ले गया हूं और 8 को इधर ले गया हूं। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है वाटर टैंक इज 3/5 फुल, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उसका 3/5 फुल है। इफ इट्स कैपेसिटी इज 250 लीटर्स, हाउ मच वाटर डज इट कंटेन, कि उसके अंदर अभी कितना पानी है। तो आपने 3/5 को 120 से 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3/5 को मल्टीप्लाई कर देना है 250 से। ठीक है ना। अब 250 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर क्या आएगा 50 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास 150। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमाता हूं, घुमाता इस तरह हूं को, वो कहता है कि अ वाटर टैंक इज 3/5 फुल, और इसमें इस वक्त जो है ना 150 लीटर वाटर है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो फिर आपने वही लिखना है 3/5 ऑफ टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 150। फिर उसी को आपने वैसे सिंप्लीफाई करना जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था। ये क्विक रिवीजन है, इसको आपने देख लेना है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, 5 को 5 में ऐड कर दिया, 2 को 3 में ऐड कर दिया, 5 बटन नहीं भी नहीं, जो डिनोमिनेटर होगा उसको एक बार लिखना है, 5 लिखना है, ऊपर वालों को ऐड करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। करेक्ट मेथड और
रॉन्ग मेथड ये सारे इधर लिखे हुए हैं, इसको आपने देख लेना है। अब देखें ये क्वेश्चन सेम वैसे है, वो कहता है अ बैग कंटेन्स 60 बॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान में रखें। A bag contains 60 balls. If 3 by 5 of the balls are red, how many red balls are there? तो 3 by 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा तकरीबन 36 आएगा, क्योंकि 3 by 5 करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो 36 बॉल्स जो है हमारे पास वो रेड है। तो ये प्रीवियस एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी मैंने एंड पे दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, इसका ये देखें, इसको आपने क्या करना है 0.5 है। अब इसको आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू 5, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट की जगह पे लिखेंगे 1, इसके बाद कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है तो एक सिफर लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब देखें क्या हमारे पास आंसर आया 1/2, तो ये बी इसका ऑप्शन आएगा 1/2। अब एडिशन वाले हैं, इसमें ये होता है कि जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर जो डिजिट हैं वो आपस में ऐड होंगे, लेफ्ट वाले आपस में होंगे। 5 को 4 में ऐड करेंगे क्या आएगा 9। फ़र्ज़ कर लें आंसर आता 10 या 11 या 12, तो फिर आपने एक जो है ना आगे वो कैरी लेकर जाना था, वो फिर नेक्स्ट में उसको ऐड करना था। ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसी है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी है। अब इसमें ना मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका ये है, जैसे 3.6 है ना, इसको लिख दें 36/10, इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से। अब 5 और 10 को सिंप्लीफाई कर दें, 5 1s are 5, 5 2s are 10, और 2 और 36 को सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा 18। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 18। ठीक हो गया। तो ये आसान तरीका। इसने क्या किया है, अब देखें, इग्नोर द डेसिमल फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करें, ये करें वो करें, तो आसान तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जी बस वही चीज़ें उसके अंदर हैं, डिवीजन भी आ गई। देखें 8.4 डिवाइड बाई 2। अब इसको आपने कैसे करना है, आसान तरीका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। 8.4 का आप लिख लें 84/10 डिवाइड बाय 2 है, तो अब डिवीजन की साइन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 2 का बटा 1 है तो इसका मैं 1/2 कर दूंगा। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आएगा 2 4s are 8, 2 2s are 4, 42/10 आ रहा है। तो अब 42/10 है, इसको डेसिमल में लेकर जाना है। पहले सिफर की जगह पे क्या आएगा 2, और इस 1 की जगह पे क्या आएगा डेसिमल पॉइंट, और इधर मेरे पास क्या आएगा 4, वैसे का वैसे आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये होता है, इसका आसान हल ये है। अब देखें, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 30, तो 3 मेरे पास बच जाएगा। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 प्लस 3 क्या आएगा 18, यानी 180 क्या आएगा 180। अब क्योंकि 3.6 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जब आंसर आएगा उसमें भी मैं क्या करूँगा 1 डिजिट के फ़ौरन बाद मैंने डेसिमल पॉइंट लगा देना है, यानी राइट साइड से। अब 180 आ रहा था तो 180 का मतलब है कि 0 से पहले मैं लगाऊंगा डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वक़्त नहीं होती, तो इसका आंसर क्या आएगा 18 आएगा। तो जो मैंने ये तरीका समझाया ना, ये वाला, इसको फॉलो करें, ये बहुत आसान होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ख़ास तौर पर जो डेसिमल की होती है उसमें फिर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। हाँ जी, इसमें आ गया कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 0.54 है, 0.504 है, 45 है, 495 है। तो ये ऊपर वाला जो है ना ये सबसे बड़ा है, क्योंकि 5 के बाद यहाँ 0, यहाँ 4, तो ये तो छोटे हो गए। यहाँ पर देखें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ना, चढ़ना। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले छोटा नंबर होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब इन दो नंबर में देखें पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा, देखें ये है 0.25, ये है 0.205, ये है 0.52।
अब इसमें सबसे छोटा ये है 0.205, क्योंकि 2 के फौरन बाद 0 आ रहा है, यहाँ 2 के फौरन बाद 5 आ रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा दरमियान वाला, इसको पहले लिखेंगे। अब ये दूसरे नंबर पर आएगा 0.25 और 0.52 जो है ये तीसरे नंबर पर आएगा, तो ये बी ऑप्शन इसका जो है ना वो करेक्ट होगा। इसको ऐड करना है, ठीक है ना, 12.5 और 8.75 है, इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। उसने टोटल पूछा है कि हाउ मच राइस वाज सोल्ड ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने चावल उसने फरोख्त किए, तो इनको आपने ऐड ही करना है। अब ऐड मैंने आपको बोला है, अच्छा इसको ऐड कैसे करना है, देखें 12.5 है, कभी कभार डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, कहीं दो हैं। अब 8.75 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 पॉइंट, इसके बाद 2 हिंसे लिखूंगा 75। अब देखें 75 है, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर मैं खुद से 0 लगा दूंगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 5 7 5 12 होता है, और एक बचेगा ऊपर ले जाऊंगा तो 8 2 10 और 1 11, यहाँ पे फिर 1 बचेगा, 1 + 1 क्या आएगा 2, तो 21.25 kg ये मेरे पास टोटल उसकी सेल है। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन वाले इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाए, इसको भी मैं अपने तरीके से करूँगा। 4.8 है, इसको मैं लिखूँगा 48/10, 48/10। अब लोग भागते जा रहे हैं, 19 लोग रह गए हैं, 19 अदर्स, 19 और 6 25 लोग। अब डिवीजन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, बल्कि पहले मैं इसको ना डिवाइड ही रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाय 6/10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने क्या करना है, 48/10 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और इसको उलट देना है, रिवर्स कर देना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 को, एक मिनट, ये हो गया 6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8 आएगा। तो 8 मेरे पास क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा। rope is 15.8 meter long, a piece of 6.54 meter is cut off, what length remains, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 15.8 में से आपने 6.45 को माइनस कर देना है। अब देखें यहाँ पर 8 के बाद 0 नहीं है, तो 0 हम खुद से लगाएंगे, माइनस करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हुआ पड़ा, इसको देख लेना है, क्विक रिवीजन है, यहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स हैं इसको भी देख लेना है। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल मतलब उसने पूछा है, तो उसको आपने किस तरीके से करना है। कन्वर्जन है, बाकी आप क्वेश्चन देख लें, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आप में से थके हुए हैं और भाग रहे हैं, तो इनको आपने देखना है खुद से, ठीक है। मैं इसको अब देखें 33 पेज पे अभी हम पहुँचे हैं, तो 73 टोटल पेजेस हैं, तो कंपेयरिंग वगैरह इसमें आप आ जाएं परसेंटेज वाले में। ये देखें परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर 25% इज इक्वल टू दिस। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपको करवा देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था कि आ जाए तो मैं आपको करवा दूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50% ऑफ 80। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम 25 में आया था, 2025 में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल में वाक से रिलेटेड था। वो थोड़ा मतलब ये था कि उसने इतने परसेंट जो है ना वाक मुकम्मल कर ली, उसने इतना करना था, तो अब कितना रह गया है या कितना उसने कर ली, इस तरह का क्वेश्चन था। अब 50% ऑफ 80 का मतलब है कि 50%, परसेंट का मतलब क्या था, बटे में 100। जब परसेंट लगा होगा तो बटे में क्या होगा, 100 आएगा। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ये आपने ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड है। आंखें बंद करके ऑफ की जगह पे आपने मल्टीप्लाई करना है, और इसके आगे लिखा हुआ है ऑफ 80, 80 मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने लिखना है 80। यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दें तो 5 और 8 बचेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 40 आएगा। यहाँ पर देखें
ये नहीं करना 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 और 10 को सिंप्लीफाई करते रहें, जो 0 कटते हैं उनको काट दें, बाकी जो बचते हैं ऊपर वाले उनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 40। तो 50% ऑफ 80 इक्वल टू 40। वैसे भी दूर से लग रहा है कि 80 का 50% क्या आएगा 40। अगर 25% पूछता तो फिर हम क्या कहते हैं 20। अगर 75% पूछता तो फिर हम क्या कहते हैं 60। व्हाट परसेंटेज इज 18 आउट ऑफ 60। तो आपने 80 बटे में 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। 80 बटे में 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 18 से सिंप्लीफाई करें 3 आएगा तो 30%। स्टूडेंट स्कोर्ड 72 मार्क्स आउट ऑफ 90, तो इसको भी आपने क्या करना है 72 बटे में 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये देखें ये दोबारा उस तरह क्वेश्चन आ गया, 35% ऑफ 240 कितना बनता है 120 इज, हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, ठीक है। व्हाट 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, इसका मतलब ये हुआ कि 120 बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें आप लोग, अ शॉप सोल्ड 480 बुक्स, 65% वर साइंस बुक्स, हाउ मेनी साइंस बुक्स वर सोल्ड। तो अब इसका 65% ऑफ 480 निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो टोटल आपकी साइंस बुक्स होंगी। A factory produced 850 bulbs, 12% were defective. How many bulbs were defective? यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि 12% डिफेक्टिव थे तो कितने बल्ब ठीक थे। तो आपने 12% निकालना है 850 का, जो आंसर आए उसको 850 में से माइनस कर दें, वो फिर आपके दुरुस्त बल्ब निकलेंगे। इस तरह भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। यहाँ देखिए पास परसेंटेज पूछ सकता है। अब वो कहता है कि 180 आउट ऑफ 240 पास हुए हैं, वो कहता है इसका फेल परसेंटेज निकालें। तो फिर आपने क्या करना है 180 डिवाइडेड बाय 240 करके उसका जो आंसर है उसको 240 में से माइनस कर दें, या इसका आसान तरीका है कि 240 में से पहले 180 को माइनस कर दें, जो आंसर है उसको फिर 240 पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई कर दें, वो भी हो सकता है। चले मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस मैं ना वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन पे आ रहा था। हाँ ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये वही फार्मूले हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ ये असल चीज़ ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। ये तो क्योंकि हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कितनी हुई, न्यू वैल्यू निकालनी हो आफ्टर इंक्रीज या आफ्टर डिक्रीज, तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर देखें फाइंडिंग द न्यू वैल्यू आफ्टर एन इंक्रीज, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज बटे में 100। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपने क्या करना है परसेंटेज बटे में 100 को 1 में ऐड कर देना है और ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये फार्मूला भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं मज़ीद आपको आसान कर रहा हूँ, इस एग्जांपल में भी मैंने क्लियर किया है। अब वो कहता है कि इंक्रीज ₹800 बाय 20% कितना बनेगा। अब देखें 20% इंक्रीज हो रहा है, आप इसी में 100 ऐड कर दें, 25 में 100 ऐड कर दें तो क्या कितना बनेगा 125%। अब आपने क्या निकालना है 800 का 125% निकालना है। 800 का देखें 800 मल्टीप्लाई बाय 125%, इसका मतलब है 125 बटे में 100, 125 बटे में 100। अब ये 2 सिफर से 2 सिफर हो जाएंगे कैंसल, 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 0 4 हमारे पास बचेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 प्लस 4 करेंगे 20 आएगा, 2 बचेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 और 8 प्लस 2 10, तो ये 1000 आएगा, ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि आप इसमें ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई फलां फलां 1 प्लस परसेंटेज बटे में 100 करते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। जब इंक्रीज़ की बात करें तो उसमें 100 ऐड कर दें, जब डिक्रीज़ की बात करें तो फिर 100 में से उस परसेंटेज को माइनस कर दें। ये सिंपल फार्मूला है। जैसे डिक्रीज 800 बाय 25%, तो 25% को 8 में से 100 में से माइनस कर दें,
तो बचेगा 75। अब आपने निकालना है 800 का 75%, तो वो आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 75 बटे में 100। दो सिफर से दो सिफर कैंसिल, और 8 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 600। जी 125 कहां से है, मैं यही बात बोल रहा हूं, शायद आपको समझ नहीं आई। देखें जब इंक्रीज की बात करेगा 25% है ना, क्योंकि हमने इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज नहीं निकालनी। परसेंटेज इंक्रीज तो हमने ये बोला था ना कि इंक्रीज बटे में ओरिजिनल वैल्यू बटे में मल्टीप्लाई बाय 100, वो तो परसेंटेज और चीज़ है। जब हमें कहा जाए कि 800 रुपीज़ थे, उसमें 25% इजाफा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको 100 में ऐड कर देंगे। किसको? 25 को। तो ये बन जाएगा 100 प्लस 25, 125%। तो 125 बटे में 100 को मल्टीप्लाई कर देना 800 से, सिंप्लीफाई करेंगे 1000 आएगा। अगर डिक्रीज बोले तो फिर आपने क्या करना है, आपने 100 में से उस परसेंटेज को माइनस कर देना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज। अब देखें ये 600 में से 500 को माइनस कर दें, 100 आएगा, 100 बटे में 500 ज़रब 100 करेंगे तो आपके पास ये 20% जो है ना इंक्रीज आ गया। ये डिक्रीज परसेंटेज निकाल रहा है ना। हाँ देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीज 200 बाय 15%। अब 15% का मतलब है कि आपने क्या करना है, 115% करना है। 200 ज़रब 115 बटे में 100, सिंप्लीफाई करेंगे, दो सिफर से दो सिफर कैंसिल, 15 दूने 30, तो क्या आ जाएगा 230। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 230। ठीक हो गया। देखिए ना 200 इसमें इंक्रीज हुआ है 15%, 115%, तो बटे में क्या आएगा 115% का मतलब है 100, दो सिफर से दो सिफर कैंसल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा 115 और ये ज़रब 2 है 230, 115 ज़रब 2 230, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 800 टू 9200, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, वो सिंपल फार्मूला लगेगा। A television cost 40,000, a discount is 20% is offered, what is the sale price। इसमें डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया है। अब बहरहाल इसमें भी परसेंटेज निकालनी है आपने, 40,000 का 20% निकालना है, जो आंसर आएगा उसको 40,000 में से माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 8,000 आया तो ये 32,000 आ गया। ठीक है, अब देखें ये डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि कम हुआ। कौन से वाला, ये वाला सॉल्व कर दूं, डिस्काउंट वाला। देखें 40,000 है, इसको यहां पर भी हल किया हुआ है। 20% ऑफ 40,000, 20 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 8,000। अब 8,000 को 40,000 में से माइनस करना है तो क्या आएगा 32,000। अब वो 20% ऑफर कर रहे हैं, उसने कहा व्हाट इज द सेल प्राइस। उसने डिस्काउंट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि अब उसकी प्राइस कितनी होगी, फिर आपने प्राइस बतानी है माइनस करके। अगर वो पूछता है डिस्काउंट तो फिर सीधा सीधा हमारा 8,000 जो है ना वो जवाब आता। जी माशाल्लाह से मेरे समेत 22 लोग रह चुके हैं, बाकी चले गए हैं। मैं और कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। बहरहाल हिम्मत है आप लोगों की कि आप लोग बैठे मेरे साथ। अब देखें 11 बज रहे हैं। मेरे लिए ना ये पढ़ाना जो है ना, मेरे लिए जो है ना यूँ समझ लें जैसे किसी की हॉबी होती है ना, ये पढ़ाना मेरे लिए हॉबी है। ख़ास तौर पर फिर मैथ, और कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना जो मुश्किल हो, फिर उसके अंदर मैं घुस जाता हूँ। जब तक वो मुझे समझ नहीं आता फिर उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट्स ऐसे तैयार नहीं हो गए, इस पर काफ़ी मेहनत हुई है। और मैंने पिछले काफ़ी सारे PPSC, FPSC, NTS उनके पेपर उठा के उनको फिर वर्ड में कन्वर्ट करके फिर उनको इकट्ठा किया, तो तब जाके ये क्वेश्चन बने। जी ये क्वेश्चन देखें, प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज फ्रॉम 180,000 टू 216,000, द परसेंटेज इंक्रीज। वो सिंपल है, वही परसेंटेज इंक्रीज वाला फार्मूला निकालना है। इसमें भी परसेंटेज डिक्रीज निकालना है।
The monthly income of a person is 80,000. It is increased by 12.5%. What is the new monthly income? अब देखें इसमें इजाफा हुआ है, तो इसका आसान तरीका यह है कि 100 में 12.5% को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 112.5%। जब इसको मैं लिखूंगा 112.5 को मैं लिखूंगा 1125 बटे में 1000, क्योंकि इशारिया भी है ना, 1000 ज़रब 80,000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 1125 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 90,000 इसने निकाला हुआ है, तो ये इसका आंसर है। यस जी जी, ये मैंने जब चैनल तैयार वो बनाया था तो काफ़ी सारे लोगों ने ना मजाक उड़ाया था, ख़ास तौर पर मेरे कुलीग्स ने। फिर काफ़ी मसरूफियात होती थी, तो फिर मुझे ना टाइम नहीं मिलता था कि मैं कोई लेक्चर तैयार करूं और फिर उसको अपलोड करूं, काफ़ी मसरूफियात होती। फिर मैं ना घर में ट्यूशन पढ़ाता था, अब मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया है। उसकी वजह यह है, एक तो बंदा बाउंड हो जाता था, दूसरा घर की जो मसरूफियात होती थी बाद में वो डिस्टर्ब होती थी, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हमारा इलाका ना, यहाँ पर फ़ीस जो है ना वो लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने कहा जब हम इतना टाइम दें और हमें फ़ीस भी टाइम से ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़। तो अभी भी मैं जब हज से वापस आया हूँ तो मुझसे रब्ता किया गया है कि आप हमें, हमारे एक भाई हैं उनको पढ़ा दें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाउंड ही नहीं होना चाहता। जी जी, इधर भी ऐसे ही है, इधर भी मुश्किल से ही देते हैं, बस क्या कह सकते हैं, आज भी देनी कल भी देनी, देनी तो है ना। देखें ऐसे लोग भी होते हैं, कहते हैं कि हम फ़लाँ डेट को देते हैं, तो फिर मैं उनको तंग नहीं करता, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप मतलब बता दें, आगाह कर दें कि ये हमारा इशू है, हम फ़लाँ डेट को दे देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने फिर रिकॉर्ड रखना होता है। अब ये देखें, आप एक एक बंदा ऐसा है, एक बंदा फ़ीस दे रहा है और एक बंदा है कि ऐसे मतलब छुप के बैठा हुआ है, छुप और रुस्तम होके बैठा हुआ है, फ़ीस नहीं दे रहा, बस ऐसे चोरी छुपे क्लासें ले रहा है। तो दोनों के साथ नाइंसाफ़ी है, जो फ़ीस दे रहा है उसके साथ भी नाइंसाफ़ी है, जो नहीं दे रहा उसके साथ भी नाइंसाफ़ी है। अब आप कहेंगे चलें जी, जो फ़ीस दे रहा है उसके साथ तो नाइंसाफ़ी है कि वो बगैर फ़ीस वाला पढ़ रहा है, देखें जो नहीं दे के पढ़ रहा है तो वो तो उल्टा अपने सर पे गुनाह ले रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम काफ़ी सारे लोगों को फ्री में भी तैयारी करवाई थी, तो लेकिन इस साल मैंने कोशिश की है कि किसी को वो नहीं करूँगा, सब से जो है ना। जी जी, रिक्वेस्ट करें, कौन सी रिक्वेस्ट करनी है। बस ये एंड है, ये प्रीवियस स्टाइल क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। ये ख़ास तौर पर ये मैं इंक्रीज डिक्रीज़ वाला आपको करवाना चाह रहा था, और ये भी रेशो वाले फार्मूले भी आपने ये इसको भी देख लेना है, और ये क्वेश्चन भी, ठीक है। शेयरिंग फार्मूला, ये सारी चीज़ें इसको देख लेनी, बस इसका एंड है। और जी रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। अब देखें, मैं आपको बताऊं, ये देखें यहाँ पर 1 घंटा 28 मिनट हो रहे हैं। अब इस 1.5 घंटे को तकरीबन एक्सपोर्ट होने में 2 घंटे लगेंगे। जी रिवाइज क्लास टाइम रिवाइज का बोल रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ना क्या कहते हैं, चलें मैं इसको रहने देता हूँ। क्वेश्चनिंग वगैरह है अगर किसी की तो वो कर लें आप लोग। जी बस मैं आपको ना 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद बेशक आप। लास्ट वाला पोर्शन कल के टेस्ट में ना दें, क्योंकि हम बेसिक पे कल फोकस करके टेस्ट देंगे, वरना बेसिक भूल जाते हैं इन हार्ड के चक्कर में। हाँ जी, टेस्ट में देखें, अब ये बेसिक इसीलिए देते हैं यहाँ पे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ताकि आप डरें नहीं नोट्स के अंदर। तो क्वेश्चन जो है पेपर, तो वो फिर थोड़ा हार्ड लेवल रखना पड़ता है। बहरहाल फिर भी आप लोग कर लेते हैं, तो ये यूँ समझ लें आपकी जो है ना अच्छी काविश है। चलें ठीक है, मैं टेस्ट जो है ना कल नहीं रखता, मैं परसों लूँगा आप लोगों से, आप इनको अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और बाकी वैसे मैंने इसका टेस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं उसमें देखूंगा अगर कोई डिफ़िकल्टी लेवल है तो वो क्वेश्चन मैं वहाँ से निकाल दूंगा और बाकी उसके अंदर ऐड कर दूंगा।
तो चले मैं उसमें देख लूँगा जो भी हुआ। बाकी अगर किसी बाकी वो टाइम रिवाइज़ का बोल रहे हैं, देखिए 8:30 बजे मैंने रखा था, वो इस वजह से था कि लाइट चली जाती थी 9:30 बजे, तो मेरे लिए काफ़ी मसला होता था। और जिस दिन मैंने आपको बोला था कि लाइट चली गई है, क्योंकि मैं सेटिंग करके बैठा था और सारा कुछ, तो वहाँ से उठना फिर मुश्किल था। तो यकीन करें मैं उस दिन जब जैसे ही क्लास ख़त्म करके निकला हूँ ना, तो मैं मतलब मेरे कपड़े जो थे ना सारे के सारे भीगे हुए थे। अच्छा, मैं ऐसे प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं, सुनी सुनाई से नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, टाइमिंग ठीक है तो ठीक है, नहीं सर आने दें, डिफ़िकल्ट सॉल्व करने में मज़ा आता है। ओके जी, 9 कर लें ताकि इशा और सुबह की नमाज दोनों इजी रहें। कंटिन्यूड रेशो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है या नहीं? जी कंटिन्यूड, चलें इसको मैं आपको बाद में करा दूंगा। कंटिन्यूड है तो इजी, लेकिन उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। टाइम 8 ठीक है सर। देखें 7:30 बजे होती है मगरिब, तो मगरिब पढ़ते पढ़ते 8 हो जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, मैं आप लोगों के कहने पे अभी बैठता हूँ। अभी 11 तो बज रहे हैं, घंटा लगे, डेढ़ घंटा लगे, 2 घंटे लगे, रात के 2 बज जाएँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आप लोगों को सुबह जब आप उठें तो फजर की नमाज के वक्त आपको मिल जाए। जी प्रोपोर्शन में क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह अभी ये बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और भी नोट्स हैं। वो इन क्वेश्चन से भी काफ़ी टफ लेवल के हैं, वो मैं बाद में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। देखें, अगर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो नमाज का टाइम है ना, फ़र्ज़ कर लें हमारे यहाँ 9:15 है या 9:30 है, जो भी टाइम है, क्वेटा हो गया, कराची हो गया, वहाँ पर टाइम का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तकरीबन 25 से 30 मिनट का डिफरेंस है। तो अभी भी एक साथी ने मुझे मैसेज किया था कि 9:30 बजे हमारी जमात होती, तो मैं फिर 9:45 पे आके क्लास को ज्वाइन करता हूँ। तो ये मसाइल हैं। वैसे देखें, इशा की नमाज आप जमात के साथ पढ़ना है, अच्छी बात है, पढ़ लें। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आप घर में 2-3 मर्द हजरात हैं तो बाद में भी आप जमात करवा सकते हैं, तो इस तरह भी पॉसिबल है। मैंने भी अभी पढ़नी है, सीधी बात है, क्योंकि हालांकि हमारा टाइम हो जाता है, लेकिन मैंने आके यहाँ पे सेटिंग करनी होती है, और लिंक्स वगैरह सारा कुछ, और रिकॉर्डिंग के लिए सारी सेटिंग करनी होती है। तो इस वजह से फिर मैं अभी ये एक्सपोर्ट पे लगा के चला जाऊँगा, नमाज़ पढ़ के फिर आऊँगा, इसको अपलोड करूँगा। जी आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी। अगर आप में से किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। यस यस, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, 2017 में मेरी भर्ती हुई थी। वैसे भी मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब भी मैं पढ़ाता रहा हूँ। मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से पढ़ा रहा हूँ। मुझे जब मैं पढ़ता था, चाहे छोटी क्लासें थी, मुझे काफ़ी शौक़ था पढ़ाने का। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाता रहा हूँ, अपने कज़न वगैरह, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ैमिली के अंदर मैं ही वाहिद बंदा हूँ जो जिसने सबसे ज़्यादा जो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन हासिल की है। वैसे जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि इस फील्ड में हमें सीटें नहीं मिली थी। कहते हैं कि आपके पास जो है ना कोई रेफरेंस है तो ले आएँ। बाहर चांसेस थे, लेकिन बाहर जाने का दिल नहीं करता, सीधी सी बात है। और फिर मैंने एमएससी मैथ किया, अभी जॉब के दौरान एमएससी मैथ किया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है। जी मैं मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, कोटद्दू, महमूद कोट, थर्मल पावर, लाल पीर का नाम आपने सुना होगा, पार्कों का नाम सुना होगा, मैं उसी इलाके से हूँ। मेरी मतलब जाए पैदाइश इधर की है। जी इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। टेस्ट टाइमिंग, जी टेस्ट टाइमिंग जो है ना, कल तो टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी करें, मैं परसों लूँगा। कल क्योंकि मैंने क्लास लेनी है उनकी, सेकंड बैच वालों की, और सेकंड बैच वाले कहते हैं कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब यही कह रहा हूँ कि उनको एप्टीट्यूड से अभी फ़िलहाल जो लेना चाहेंगे क्लासें, वेल एंड गुड, जो नहीं लेना चाहेंगे उनको फिर मैं इंशाल्लाह बाद में कराऊँगा। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
जी जी, बस टाइम, क्योंकि अगर आप 25 क्वेश्चन है 25 मिनट में आप कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। आपने इस टाइम को एडजस्ट करना है, क्योंकि फिर हमने ये टाइम एडजस्ट करना होता है उधर पेपर के अंदर। अगर टाइम एडजस्ट ना हो तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उधर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो उसको छोड़ दें, जो ईजी है उनको पहले करें। जी 25 क्वेश्चन देखें, 50 क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिए थे। वैसे देखें कल जो मैंने 3 टेस्ट शेयर किए वो तकरीबन 75 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैंने इजी, हार्ड, मॉडरेट, इंटरमीडिएट लेवल ये अलग अलग कर दिया ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। बाहर इसका एक ही क्वेश्चन टेस्ट में चले ले लूँगा, जो सेकंड मॉड्यूल है 50 MCQs का, उसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि उसमें डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा तो नहीं है। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।